हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुविरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2023 में ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेड डाटा बुक को और पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, सब्जियों पर भी बात करेंगे, सिंचाई के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे और बीज के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से पौधे होते हैं जिनमें बीज होते हैं या कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो बीज कहलाती हैं। तो इन पर भी बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी सीटेड की दृष्टि से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले रेड डाटा बुक के बारे में। तो इसको जारी कौन करता है? ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो रेड डाटा बुक है इसको जारी कौन करता है। तो ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा इसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेड जाति का नाम दिया जाता है। इसके अलावा IUCN के जो 3 वर्ग हैं प्रमुख, संकटापन्न, सुभेद और दुर्लभ प्रजातियाँ, इनको ही थ्रेटेड जातियों के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा IUCN का हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, और इसका पूर्व नाम यानी कि पुराना क्या नाम था? पहले इसको जाना जाता था वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि विश्व संरक्षण संघ के नाम से जाना जाता था और इसको शॉर्ट फॉर्म में WCU कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बात करें तो IUCN का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। और IUCN के जो प्रमुख कार्य हैं तो इसके प्रमुख कार्य होते हैं जलवायु परिवर्तन पर ये कार्य करता है। इसके अलावा संपोषणीय ऊर्जा पर और आजीविका पर भी कार्य करता है एंड हरित व्यवस्था पर ये कार्य करता है। तो ये IUCN के प्रमुख 4 वर्ग हैं, इनको आपको याद रखना है। इन पर मेनली जो IUCN है ये कार्य करता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं निफेंथिस। एक घटपरढ़ी पौधा है, मतलब जो निफेंथिस है इसको घटपरढ़ी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पौधे के बारे में जानेंगे। ये पौधा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में कई बार ही ये पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से याद रखना। ये पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत की यदि बात करें तो भारत में ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा कीड़ों मकोड़े तथा छोटे जीवों को खाता है। तो क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है इस वजह से इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से खुशबू भी निकलती है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य कीट भक्षी पौधे हैं जैसे कि डायोनिया और सेरोसेनिया, ड्रोसेरा, इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया। तो ये कुछ प्रमुख कीट भक्षी पौधे हैं जो कि कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। आगे बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक की। तो ये एक पौधा है जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इसकी जो ऊंचाई है ये 11 से 12 फीट होती है लगभग। इसके अलावा इसमें जो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। तो जो भी नॉर्मली रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कम ही पाई जाती हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक अंदर चली जाती हैं। यानी कि जो इस पेड़ की जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। ये नीचे अंदर तक इतनी दूर तक चली जाती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच पाएँ। यानी कि ये पानी की तलाश में नीचे तक चली जाती हैं और जब पानी तक पहुंच जाती हैं तब ये रुकती हैं जा कर के। इसके अलावा ये जो पेड़ है तो इस पेड़ में पानी जो होता है वो तने में जमा हो जाता है। तो इसी कारण से जब कभी भी इस इलाके में पानी की कमी होती है या फिर पानी नहीं होता तो वहाँ के जो लोग हैं इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेगिस्तानी ओक। इससे क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्ट दे दिए जाते हैं इसी तरीके से और फिर आपको बताना होता है कि जो रेगिस्तानी ओक है उसके बारे में कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो 11 से
12 फीट तक होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। साथ ही ये इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं और इसके तने में पानी जमा हो जाता है। एंड वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पानी की कमी होने पर उस पानी को पतले पाइप से निकाल करके पीते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद आगे बात करें क्रोटोन पौधे की, तो ये पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा बताते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती और जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं। तो इस वजह से हमें ये पता चल जाता है कि जो मिट्टी है वो सूख रही है, क्योंकि पत्तियां सूखने लगती हैं और सूख करके झड़ने लगती हैं। तो क्रोटोन पौधा, इसको भी आपको याद रखना है। एंड आगे देख लेते हैं बरगद। तो बरगद की जो जड़ें होती हैं वो उसकी टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं एंड मजबूत खंभों की तरह ये पेड़ को सहारा देती हैं। यानी कि जो बरगद वृक्ष है, तो नॉर्मली जो सभी वृक्षों की जड़ें होती हैं वो नीचे होती हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन जो बरगद की जड़ें होती हैं वो नीचे तो होती हैं, उसके साथ साथ तो टहनियों से भी निकलती हैं और टहनियों से निकलने के बाद ये बड़ी होती है, नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर ये ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। मतलब ये जो बरगद का वृक्ष होता है उसको ये जो टहनियों से निकली हुई जड़ें होती हैं ये एक मजबूत खंभों की तरह उसको सहारा देती है, क्योंकि जो बरगद का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इस तरह से इसकी जो जड़ें होती हैं उसको सहारा देती हैं। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं कुछ सब्जियों के बारे में। तो कुछ सब्जियां पौधे के फूल होती हैं, कुछ सब्जियां फल भी होती हैं एंड कुछ सब्जियां तना भी होती हैं। यानी कि जो सब्जियां होती हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि पौधे का फूल होती हैं एंड कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फल होती हैं एंड कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तना भी होती हैं। और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन प्राप्त होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि जो सब्जियां हैं वो विदेश से आने वाली सब्जियां, तो कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो जैसे कि हरी मिर्च है, टमाटर है और आलू है, ये हमारा आया है दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी सब्ज़ी कहाँ से आई है, ये पूछ लिया जाता है। तो गोभी और मटर कहाँ से आया है, ये आया है यूरोप से। कॉफ़ी और भिंडी कहाँ से आया है, अफ्रीका से। एंड सोयाबीन चीन से। इसके अलावा आगे बात करें पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो फल होती हैं, कुछ फूल होती हैं और कुछ तना भी होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि जड़ जो है, तो जड़ में क्या क्या आता है, मूली आता है, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी, तो ये जड़ों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा तना की यदि बात करें तो आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक, ये तना होता है। और पत्ती की बात करें तो धनिया हो गया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक एंड करी पत्ता। वहीं बीज की यदि बात करें तो चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान। फूल की बात करें तो सहजन हो गया, केला और कचनार। और फली की बात करें तो मटर। तो ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। उसके अलावा आगे अगर बात करें घास के बारे में, तो घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। इन्हें खुरपी की सहायता से खोद करके निकाला जाता है। तो ये घास के बारे में आपको याद रखना है कि जो घास का पौधा होता है तो जितना वह ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर होता है, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं। इसके अलावा आगे और हम देख लेते हैं जल्दी ख़राब होने वाले फल और सब्जियाँ। तो जो जल्दी फल और सब्जियाँ जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो हैं पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा और अंगूर। वहीं जो कुछ दिन तक हम रख सकते हैं ऐसे फल और सब्जियां, तो जैसे लौकी हो गया, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू और अदरक एंड अनानास। तो ये कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनको हम कुछ दिन तक रख भी सकते हैं। इसके अलावा पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन की यदि बात करें तो यहाँ पर कुछ पौधे हैं, जैसे कि जो जलोद्भिद होते हैं, इनको मतलब जो जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं उनको हम जलोद्भिद पौधे कहते हैं। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जल में डूबी हुई होती हैं और ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली ये याद रखना है कि जो जल वाले स्थान पर होते हैं या फिर जो जलीय स्थानों पर होते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है, तो जलोद्भिद। वैसे सामान्यतः ये याद ही रहेगा क्योंकि जलोद्भिद और जल दोनों ही मैच कर रहा है।
उसके अलावा आगे देख लेते हैं समोद्भिद पौधे। तो जो समोद्भिद होते हैं ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत में उगने वाले सामान्य पौधे आते हैं। और उसके आगे देख लेते हैं मरुद्भिद पौधे। तो मरुद्भिद पौधों की यदि हम बात करें तो जो मरुद्भिद पौधे होते हैं ये होते हैं मरुस्थलीय पौधे और पानी की कमी और तापमान की अधिकता वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि मरुस्थल हो गया। यानी कि मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वो होते हैं मरुद्भिद पौधे। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं लवणोद्भिद पौधों के बारे में। तो लवणोद्भिद की बात करें तो ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर जो ज़मीन होती है वो खारी ज़मीन होती है, यानी कि खारी ज़मीन में ये उगते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की अधिकता होती है। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते, यानी कि जो वहाँ की मृदा होती है वो खारी होती है। तो मृदा खारी होने के कारण ही यदि ये पौधे जल में भी होते हैं तब भी वहाँ से ये जल को अवशोषित नहीं कर पाते। तो जो खारे स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लवणोद्भिद पौधे। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे यदि हम बात करें सिंचाई की तो पौधों को जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। और पौधों को जल देने की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों की जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। यानी कि जो एक पौधा होता है वो ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं वहाँ से जड़ों के द्वारा वहाँ से खनिज लवणों से अपना भोजन लेती हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं, यानी कि जल से, ज़मीन के अंदर जो जल होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसके अलावा पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। जो जड़ें होती हैं तो जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती हैं, पत्तियों तक भोजन जल की उपस्थिति में ही होता है। यानी कि जो जड़ें होती हैं जो जल से भोजन लेती हैं तो वो जड़ें जल के माध्यम से ही जो भी पोषक तत्व हैं वो पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा आगे बात करें सिंचाई की विधियां की तो जल प्लवन या प्रवाह विधि। तो जल प्लवन या प्रवाह विधि से मतलब है कि जब पूरे के पूरे खेत में ही पानी एक साथ लगाया जाता है तो उसे कहते हैं जल प्लवन या प्रवाह विधि। और क्यारी या बरहा विधि, यानी कि क्यारियाँ बनाकर छोटे छोटे उनको कहते हैं क्यारी या बरहा विधि, यानी कि क्यारियाँ बना दी जाती हैं या फिर बरहा टाइप का बना दिया जाता है, फिर उनमें उनकी सिंचाई की जाती है। इसके अलावा कुंड विधि की यदि बात करें तो यहाँ पर कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पंक्तियों में बोया जाता है और उसके बाद जो पंक्तियों में बोने के बाद फिर दोनों तरफ पतली पतली नालियाँ बना ली जाती हैं और फिर इस तरीके से उनकी सिंचाई की जाती है। जैसे कि यदि आपने आलू की फसल देखी होगी तो वो इस तरीके से पंक्तियाँ बनी होती हैं ऐसे ऐसे सीधे सीधे और बीच में नालियाँ होती हैं। या फिर जो गन्ना है और शकरकंद हो गया तो इनकी जो सिंचाई की जाती है वो कुंड विधि के द्वारा की जाती है, यानी कि एक पतली पतली मेड़ जैसी बन जाती है और उनके अगल बगल जो होती हैं वो पतली पतली नालियाँ होती हैं। इसके अलावा थाला विधि की बात करें तो थाला विधि से मतलब होता है कि जो पौधा होता है उसके आसपास ऐसे घेरा टाइप का बना दिया जाता है और फिर उन्हीं में पानी डाल करके उनकी सिंचाई की जाती है। और छिड़काव विधि की यदि बात करें तो जो छिड़काव विधि होती है यहाँ पर जैसे फुलवारी वगैरह हो गया तो उनमें छिड़काव विधि से उनकी सिंचाई की जाती है, यानी कि पानी को छिड़क करके उनकी सिंचाई करना, तो ये छिड़काव विधि होती है। और ड्रिप सिंचाई विधि, तो जो ड्रिप सिंचाई विधि होती है यहाँ पर बूंद बूंद करके कुछ पौधों की सिंचाई की जाती है। तो जो बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है वो कहलाती है ड्रिप सिंचाई विधि। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पेड़ पौधों से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जड़ें होती हैं ये पेड़ पौधों को सहारा देती हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो जड़ें हैं वो पेड़ पौधों को सहारा देती हैं, साथ ही जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। तो यानी कि जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके और पेड़ के जो बाकी के पार्ट होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं।
इसके अलावा कुछ पौधे बिना बोए खेतों में उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी कि खरपतवार बोया थोड़ी ना जाता है, वो ऐसे ही खेतों में उग जाता है, जो कि फसल के लिए नुकसानदायक होता है, तो उसे निकालना भी आवश्यक होता है। तो खरपतवार को फसल से निकाल देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं निकाला तो फसल ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, गन्ना, केला। तो इन पौधों के बीज नहीं होते, बल्कि जो गुलाब हो गया जैसे, तो उसकी डाली को काट करके ही लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से गन्ना और केला। एंड जो छोटे पौधे की जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर 2 से 10 इंच तक ही होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती। यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। एंड बड़े पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वैसे सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की ये प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। कहने से मतलब ये है कि जो जड़ें होती हैं वो जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करने के बाद वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि कोई जो पेड़ होता है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई पेड़ है, और यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, तो ये जड़ें ज़मीन से खनिज लवणों का अवशोषण करके फिर वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक खनिज लवण को या जो जल है उसको पहुँचाती हैं। तो जो वाहिकाएँ होती हैं ये पेड़ में पतली पतली ऐसे फैली होती हैं पत्तियों तक। तो जो वाहिकाएँ होती हैं वो वाहिकाएँ ही जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा ये वाहिकाएँ नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। तो यही बात अभी हमने बताई कि जो वाहिकाएँ हैं ये पत्तियों तक, साथ ही जड़, तना, शाखाओं सभी तक फैली रहती हैं, और इन वाहिकाओं के माध्यम से ही जो खनिज लवण है और जल है वो पौधे के सभी भाग तक पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं झूम खेती। तो झूम खेती की यदि बात करें तो झूम खेती या स्थानांतरित खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो जो झूम खेती होती है या स्थानांतरित खेती भी इसी को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जंगल का कोई एरिया होता है उसको काट करके साफ़ करने के बाद एक बार वहाँ पर फसल उगाई जाती है, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पर फसल नहीं उगाई जाती, दोबारा फिर दूसरी जगह पर फसल उगाई जाती है। तो इसी वजह से इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके अलावा भारत में झूम खेती जो है ये मुख्यतः मेघालय, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो ये स्थान भी आपको याद रखने हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर झूम खेती की जाती है। तो मेघालय में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित खेती के नाम और क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो झूम खेती है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी भारत की, तो उत्तर पूर्वी भारत में इसको जाना जाता है झूम खेती के ही नाम से। जैसे कि जो मेघालय हो गया, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पर इसको झूम खेती के नाम से ही जाना जाता है। बात करें यदि छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर दीपा खेती के नाम से जाना जाता है, और बुंदेलखंड में बेवार, मलेशिया में जाना जाता है लदांग, ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर जाना जाता है पोडू के नाम से। इसके अलावा कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो कुडुक है ये झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, और कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो तोरांग है ये कुडुक भाषा में जंगल को कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे कृषि के बारे में। यदि हम बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे कि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन, ये सारी चीज़ें कृषि के अंतर्गत ही शामिल रहती हैं। इसके अलावा विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित हैं, और भारत भी, मतलब भारत की भी जो जनसंख्या है लगभग 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। एंड बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाने और कई बार कई केमिकल या फिर जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग करने से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। कहने से मतलब ये है कि यदि आप बार बार एक ही फसल को एक जगह पर उगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है।
अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख फसलें भारत की और उनका उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य है। तो सबसे पहले फसल और प्रमुख राज्य, जो चाय है ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? असम में। कॉफ़ी कर्नाटक में। कपास पाया जाता है सबसे ज़्यादा गुजरात में। जूट पश्चिम बंगाल में। और रबड़ जो है ये केरल में। गेहूँ उत्तर प्रदेश, जौ उत्तर प्रदेश, और जो बाजरा है ये राजस्थान में। ज्वार महाराष्ट्र में। मक्का आंध्र प्रदेश में। दालें जो हैं ये महाराष्ट्र में। और गन्ना ये भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख फल। तो सेब की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। अमरूद उत्तर प्रदेश में। संतरा महाराष्ट्र में। सहतूत पंजाब में। और अंगूर महाराष्ट्र में। स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र में। इसके अलावा केला, चीकू और अल्फांसो आम ये सभी महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अनानास की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। और काजू जो है ये गोवा में। और जो लीची होती है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो ये कुछ प्रमुख फल थे और उनसे संबंधित राज्य थे। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख मसालों के बारे में भी। तो मसालों की यदि बात करें तो जो काली मिर्च, तेज़पत्ता, इलायची और लौंग होता है ये केरला में पाया जाता है। और दालचीनी भी है केरल में ही। इसके अलावा जो अजवाइन है ये बिहार में है। और जीरा, धनिया, मेथी की यदि बात करें तो ये राजस्थान में। और अदरक एवं हल्दी ये होता है आंध्र प्रदेश में। सरसों उत्तर प्रदेश में। और लहसुन की यदि बात करें तो ये है हरियाणा में। वहीं केसर की यदि हम बात करते हैं तो केसर जो है सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल को मसालों का घर कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राचीन समय में सूखी लौकी में बीज को रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। और जो नीम की पत्तियां हैं इन्हें कीड़ों से बचाती थी। यानी कि जो बीज होते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए सूखी लौकी में बीजों को रख दिया जाता था और उस पर मिट्टी का ऊपर से लेप कर दिया जाता था ताकि जो बीज हैं वो सुरक्षित बने रहें। साथ ही जो नीम की पत्तियां हैं ये इन्हें कीड़ों से भी बचाती थीं। और इसके अलावा जो काली मिर्च, सौंफ और गेहूँ है ये बीज होते हैं। यानी कि काली मिर्च को, सौंफ को और गेहूँ को बीज कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। साथ ही जो नाशपाती है, भिंडी है, करेला है, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से फल हैं या सब्जी हैं जिनमें बीज होते हैं या फिर किसमें बीज नहीं होते। तो नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो काली मिर्च है वो क्या है? वो एक बीज है। सौंफ भी बीज है एंड गेहूँ भी एक बीज है। इसके अलावा कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित होता है। कहने से मतलब ये है कि यदि आपने जो बीज हैं उनको भिगो करके कपड़े में बांधा है और कुछ जो बीज हैं जिनको पानी में ही डाल के यानी कि भिगो के रखा है, तो जो पानी में भिगोए गए रखे हुए हैं और जो कपड़े में बंधे हैं, तो पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में कपड़े में बंधा हुआ जो बीज होता है वो जल्दी से अंकुरित होता है। ऐसा इस कारण से होता है कि जो बंधा हुआ बीज होता है उनको मतलब सांस लेते बनता है, जबकि जो पानी के अंदर होते हैं उनको नहीं बनता। तो इस वजह से ये वाले जो बीज होते हैं बंधे हुए ये जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। और भिगोने के बाद जो बीज अंकुरित नहीं होते तो फिर इसका कारण है कि जो बीज है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसमें ख़राब है, या तो फिर वह बीज टूटा हुआ है या फिर उसमें कीड़े लग गए हैं या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मतलब किसी न किसी वजह से वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसमें खराबी है। तो इस वजह से बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो रहा। आगे बात कर लेते हैं कि जो बीन होता है, तुम्बा होता है और खंजरी होता है, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं जंगल। तो जंगल की यदि बात करें तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह रह रहे हैं तो ये कानून उन्हें ये अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। यानी कि यदि एक जंगल में कुछ लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, मतलब 25 साल से वहीं पर रह रहे हैं, तो फिर उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। और जो जंगल का संरक्षण है वहाँ की ग्राम सभा करती है
और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जंगल के बारे में जो आपको याद रखने हैं, एंड क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।